नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक। उस टॉपिक का नाम है क्लॉक यानी घड़ी। इस टॉपिक से प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, तो इसको हम पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। तो घड़ी का जो हम फर्स्ट टाइप पढ़ने वाले हैं, तो वो टाइप हम पढ़ेंगे घड़ी के अंदर कोई आपको टाइम दे दिया और आपसे पूछा उसका दर्पण प्रतिबिंब कैसे निकालते उसके बारे में। तो घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब निकालने का मैं आपको थोड़ी देर में एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। उससे पहले आप देखिएगा, दर्पण जो होता है उसकी 2 स्थितियाँ होती है। या तो दर्पण आपका इस तरह से रखा होता है, खड़ा रखा होता है, इसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर स्थिति, वर्टिकल पोजीशन। या फिर दर्पण जो है वो इस तरह से रखा होता है, इसको हम बोलते हैं क्षैतिज स्थिति, हॉरिजॉन्टल पोजीशन। ठीक है। तो जनरली जैसे आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक घड़ी में 4:20 हो रहे हैं, तो दर्पण में देखने पर क्या समय होगा, यानी उस घड़ी का मुझे दर्पण प्रतिबिंब बताना है। तो घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब बताना है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि हमारा जो कांच है वो ऊर्ध्वाधर है या फिर क्षैतिज है। तो ऐसी कोई जानकारी अगर आपको नहीं दे रखी है, उस स्थिति में हमेशा आपको दर्पण को क्या मानना है, उस स्थिति में दर्पण को आपको हमेशा क्या मानना है, ऊर्ध्वाधर मानना है। यानी दर्पण जो है वो खड़ी हुई पोजीशन के अंदर है, आपके वर्टिकल पोजीशन में है। ठीक है। तो जब आपका दर्पण ऊर्ध्वाधर पोजीशन में होता है, जब दर्पण ऊर्ध्वाधर स्थिति में होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर स्थिति में होता है, तो वहाँ पर एक ट्रिक लगती है। वो ट्रिक ये लगती है कि जो आपको टाइम दे रखा है उसको या तो आप माइनस कर लो 11:60 में से, या फिर उस टाइम को आप माइनस कर लो 23:60 में से। आप 11:60 में से भी माइनस कर सकते हो, आप 23:60 में से भी माइनस कर सकते हो, किसी से भी आप माइनस करके इसका आंसर निकाल सकते हो। जैसे 4:20 है तो मैं इसको 11:60 में आसानी से माइनस कर लूँगा। तो 11:60 में से मैंने माइनस किया 4:20, तो आप ये देखिएगा कितना आ जाएगा आपके आंसर, ये आ जाएगा आपके 7:40। यानी कांच में देखने पर जो 4:20 का जो समय था वो कितना बन गया आपके 7:40। समझ में आ रही बात है। इसी तरह से कोई और टाइम दे रखा है, जैसे आपको दे रखा है कि 9:45। इसको अगर हम घड़ी में देखेंगे तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा, तो आपको किस में से माइनस करना है, 11:60 और 23:60 में से इसको माइनस करना है। तो हम माइनस करके देखते हैं। 11:60 में से कितना माइनस करूंगा मैं, 9:45। ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये बचेगा 15, और 11 में से 9 जाएगा, ये बचेगा 2। यानी कितना टाइम होगा आपके, 2:15। तो जब भी दर्पण की पोजीशन नहीं दे रखी है तो आपको हमेशा दर्पण ऊर्ध्वाधर ही मानना, और अगर ऊर्ध्वाधर लिखा हुआ है तो आपको इस तरह से उसको सोल्व करना है। ठीक है ना। तो जब भी पोजीशन ऊर्ध्वाधर दे रखी है तो आपको 11:60 और 23:60 में से माइनस करना है। कोई भी पोजीशन नहीं दे रखी है तो भी आपको दर्पण को क्या मानना है, आपको दर्पण को ऊर्ध्वाधर ही मानना है, वर्टिकल पोजीशन में ही मानना है, और 11:60 और 23:60 में से ही माइनस करना है। ठीक है। तो क्या पॉइंट क्लियर है आपके। मैं यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन लिखता हूँ, देखिएगा आप लोग। आपके सामने यहाँ पर 3 क्वेश्चन लिखे मैंने। आपको बताना है घड़ी में इतना समय हो रहा है तो दर्पण में देखने पर क्या समय होगा। तो जनरली ऐसे ही कहा है, दर्पण में देखने पर। तो आपको जब दर्पण की बात हो रही है तो आपको किस में से माइनस करना है, आपको माइनस करना है या तो आप 11:60 में से माइनस कर लो, या फिर आप किस में से माइनस कर लो, 23:60 में से माइनस कर लो, आंसर आ जाएगा। तो इसको तो मैं इजीली 11:60 में से माइनस कर सकता हूँ। तो माइनस करके देखते हैं। 11:60 में से कितना माइनस करना है हमें, 10:28। ये माइनस कर लिया, कितना बचेगा यहाँ पर आएगा आपके 2, और यहाँ पर आ जाएगा 32। 11 में से 10 गया तो 1, यानी आपका टाइम कितना होगा, 1:32। इसकी बात करें अब 15:30, तो 15 बजने का मतलब कितना होता है, 15 बजने का मतलब होता है 3 बज रही है। 15 - 12 यानी 3 बज रही है। तो या तो इसको आप लिखो 3:30। अगर आपको 3:30 लिखोगे तो आप 11:60 में से माइनस कर सकते हो इजीली। अगर आप इसको ऐसा नहीं कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये संख्या जो है वो 11:60 से बड़ी है, तो इसको आप क्या करो, 23:60 में से माइनस कर लो। तो इसको माइनस कर लेते हैं 23:60 में से। 23:60 जो है उसी को हम 11:60 बोलते हैं। 23:60 और 11:60 एक ही बात है। ये हो जाएगा आपके 15:30। कितना आएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा आपके 8:30। क्लियर है ये पॉइंट। हम इस पॉइंट की बात करते हैं। इसको माइनस करना है तो क्या है, 11:60 में से माइनस हो सकता है क्या, नहीं, संख्या बड़ी है। इसको आप किस में से माइनस कर लो, 23:60 में से माइनस कर लो। ये माइनस कर लिया मैंने 23:60 से। कितना आ जाएगा,
18:50, 0, 1, 13 में से 8 गया तो 5, यानी 5:10। तो क्या ये पॉइंट आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है? इस तरह से हम किसी भी घड़ी के अंदर कोई भी आपको टाइम दे रखा है और आपसे पूछे दर्पण प्रतिबिंब बताइए, तो आप इस तरह से बता सकते हो। ठीक है, कोई भी पोजीशन नहीं लिखी है, इसका मतलब आपको क्या मानना है कि ये जो पोजीशन है वो कैसी पोजीशन है, ऊर्ध्वाधर, और या फिर अगर ऊर्ध्वाधर लिखा हुआ भी हो तो भी आपको 11:60 और 23:60 में से माइनस करना है। ठीक है, आगे बढ़े। अब हम चलते हैं कि जब हमारा दर्पण का जो पोजीशन है वो दर्पण की पोजीशन अगर हॉरिजॉन्टल आ जाए तो क्या होगा। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा दर्पण की स्थिति कैसी है, वर्टिकल। अब हम पढ़ेंगे दर्पण की स्थिति कैसी है, हॉरिजॉन्टल, उसके बारे में। अभी हमने जस्ट पढ़ा है कि जब दर्पण ऊर्ध्वाधर हो तो हम 11:60 और 23:60 में से माइनस करते हैं। ठीक है, यानी इस तरह से हो दर्पण, वर्टिकल हो। अगर दर्पण क्षैतिज हो यानी इस तरह से हो तो इसको हम बोलते हैं, इसी जो दर्पण क्षैतिज जो है इसी को हम क्या बोलते हैं, जल प्रतिबिंब भी बोलते हैं। अगर दर्पण ऐसा रखा है तो इस स्थिति में यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा, ये वाला प्रतिबिंब और जो जल प्रतिबिंब बनेगा वो दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। यानी जब आपका दर्पण क्षैतिज अवस्था में इस तरह से रखा हुआ है दर्पण, तो उस स्थिति में यहाँ पर जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसका रिफ्लेक्शन नीचे आएगा, उसका प्रतिबिंब नीचे बनेगा। तो वो जो प्रतिबिंब बनेगा और जो जल का प्रतिबिंब बनता है वो दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, दोनों सेम होते हैं। तो अगर आप कभी भी ऐसा कहा जाए कि दर्पण क्षैतिज अवस्था में रखा है, इसका मतलब आपको वहाँ पर क्या निकालना है, आपको वहाँ पर जल प्रतिबिंब ही निकालना है। समझ में आ रही बात है? ठीक है, अगर जल प्रतिबिंब कहे तो सिंपल से ये फॉर्मूला लगा लो, और अगर आपको ऐसे कहे कि दर्पण क्षैतिज अवस्था में रखा है, इसका मतलब भी यही है कि आपको क्या निकालना है, वहाँ पर आपको जल प्रतिबिंब निकालना है। ठीक है, ओके। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूं, जैसे आप क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन इस तरह से कहा गया है कि एक घड़ी के अंदर 3:40 हो रहे हैं, एक घड़ी में 3:40 हो रहे हैं, तो बताइए इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। आपसे पूछा है कि भाई बताइए इसका जो है वो जल प्रतिबिंब क्या होगा, जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो आपको दो फॉर्मूले लिखवाए मैंने, या तो आप उसको 5:90 में से माइनस कर सकते हो, या फिर इसको आप 17:90 में से माइनस कर सकते हो। जैसे 3:40 है, अब 3:40 को मैं किस में से माइनस करूं, इसमें से माइनस करना आसान रहेगा, तो इसको मैं 5:90 में से माइनस कर देता हूं। तो 5:90 में से मैंने 3:40 को माइनस कर दिया, कितना आएगा बताइए। 90 में से 40 गए तो 50, और 5 में से 3 गए तो 2, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 2:50। समझ में आ रही बात? तो जब भी जल प्रतिबिंब की बात हो रही हो उस स्थिति में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको माइनस किस में से करना है, 5:90 और 17:90 में से आपको उनको माइनस करना है। क्लियर है ये पॉइंट? अगर आपसे ऐसा कहा जाए कि दर्पण जो है वो क्षैतिज अवस्था में रखा है, इसका मतलब भी यही पूछा गया आपसे कि आपसे क्या पूछा गया है, जल प्रतिबिंब। दर्पण क्षैतिज अवस्था है, इसका मतलब जल प्रतिबिंब निकालना है। और अगर आपको सिंपल दर्पण प्रतिबिंब कहे तो आपको ये मानना है कि उसकी स्थिति कैसी है, ऊर्ध्वाधर है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके क्लियर है। मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ, जैसे आपके सामने लिखा गया है 8:25। ठीक है, हमें कहा गया है कि 8:25 घड़ी के अंदर समय हो रहा है, घड़ी के अंदर 8:25 समय हो रहा है। अब आपसे ये पूछा गया है कि जब इसको हम पानी के अंदर देखते हैं, जब इसका पानी के अंदर देखते हैं तो इसका जल प्रतिबिंब जो होगा उस जल प्रतिबिंब में कितना समय होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे किसमें से, अब ये तो 17:90 में से माइनस हो सकता है, मैंने माइनस कर लिया 17:90 में से 8:25। बताइए कितना आएगा। 10 में से 5 गया तो 5, 8 में से 2 गया तो 6, और 17 में से 8 गया तो 9। ये हो रहा है 9:65। तो मुझे ये बताइए क्या कभी मिनट जो होते हैं वो 60 से ज़्यादा हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। फिर तो आपका एक नया टाइम स्टार्ट हो जाएगा, अगले घंटे में हम चले जाएंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, जब हमारा टाइम जो है वो 60 से ज़्यादा है तो वहाँ पर क्या करते हैं, हम 60 मिनट इसको ट्रांसफ़र करेंगे। तो अगर मैं 60 मिनट इसको ट्रांसफ़र करूँगा तो इधर कितना एक हो जाएगा, इधर आपके 1 घंटा बढ़ जाएगा। अगर इधर 1 घंटा बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा आपके 10, और इधर कितने मिनट बचेंगे, इधर बचेंगे 5 मिनट। इसका मतलब 8:25 का जल प्रतिबिंब कितना होगा, 10:05। क्लियर है ये बात? क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को ये? ओके, तो अभी तक हमने केवल यही पॉइंट सीखा है
कि दर्पण प्रतिबिंब कहे तो आपको 1160 और 2360 में से माइनस करना है, जल प्रतिबिंब कहे तो आपको 590 और 1790 में से माइनस करना है, या फिर ऐसा कहे कि दर्पण क्षैतिज रखा है, इसका मतलब भी यही है कि आपको जल प्रतिबिंब वाले फॉर्मूले ही लगाने हैं। ओके, समझ में आ रही बात? चलो ठीक। एक घड़ी में इतना समय हो रहा है, आपको 6 क्वेश्चन लिखे गए। जल में देखने पर इसमें क्या समय प्रदर्शित होगा, ठीक है। तो जब जल प्रतिबिंब की बात होती है, जल प्रतिबिंब को हम क्या बोलते हैं? जल प्रतिबिंब का एक और नाम है क्षैतिज दर्पण, इसी को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मिरर, क्षैतिज दर्पण। यानी जब दर्पण आपका क्षैतिज रखा हुआ है, जब दर्पण क्षैतिज रखा हुआ है उसी को हम क्या बोलेंगे? यानी जल प्रतिबिंब निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा देखना ध्यान से कि इसको मैं माइनस करूँगा, इसको मैं 5 जल प्रतिबिंब को माइनस सोल्व करने के 2 फॉर्मूले हैं। कौन कौन से? 590 और 1790, ठीक है। तो इसको मैं 590 में से माइनस नहीं कर सकता हूँ, संख्या बड़ी है। इसको एक काम करते हैं, हम 1790 में से माइनस कर लेते हैं, है ना। तो 1790 में से मुझे माइनस करना है 620, है ना, 620। ध्यान से देखिएगा कितना हो जाएगा ये, 11:70। मिनट कभी भी 60 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। 60 हो रहे या 60 से ज़्यादा हो रहे तो हम 1 घंटा यानी 60 मिनट इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर मैं 60 मिनट इधर भेज दूंगा तो इधर कितना घंटा बढ़ जाएगा? 60 मिनट का मतलब 1 घंटा होता है, इधर 1 घंटा बढ़ जाएगा तो इधर कितना हो जाएगा आपके? 12:10। पॉइंट क्लियर है? यानी 6:20 का अगर आप उसमें देखते हो दर्पण के जल प्रतिबिंब अगर उसका बनाते हो तो घड़ी के अंदर क्या समय होगा? 12:10। उसी तरह से 8:10 की बात करें तो इसको माइनस कर सकते हैं 1790 में से। तो 1790 में से मैंने माइनस कर लिया 8:10। अब आगे देखिएगा कितना बचेगा यहाँ पर? 80। इधर कितना बचेगा? 9:80। क्या 9:80 होते हैं? क्या नहीं होते हैं। 1 घंटा इधर देंगे, 60 मिनट इधर देंगे। जैसे 60 मिनट इधर देंगे तो यहाँ तो हो जाएगा 10 और यहाँ कितना बचेगा? 20, यानी 10:20, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं। इसको हम माइनस कर सकते हैं किसमें से? 1790 में से। माइनस कर लो इसको। तो इसको मैंने 1790 में से माइनस कर लिया। यहाँ कितना बचेगा? 10 में से 5 गया तो 5, 8 में से 3 गया तो 5, ठीक है। 55 मिनट और टाइम कितना हो गया? 7 में से 4 गया तो 3, यानी आपका आंसर कितना आएगा? 3:55। इसकी बात करें तो 5:45। इसको हम 5:90 में से तो माइनस कर सकते हैं आराम से, है ना। अगर या तो इसको 1790 में से माइनस करो या 5:90 में से माइनस करो, एक ही बात है। चलो मैं इसको 1790 में से माइनस कर लेता हूँ। 1790 में से माइनस करने पर कितना हो जाएगा? 90 में से 45 गया तो 45 और 17 में से 5 गया तो 12, यानी 12:45। 18:26। अब मुझे ये बताइए कि 18:26 जो है वो 5:90 में से माइनस होता है क्या? नहीं होता है, ठीक है। क्या 1790 में से माइनस होता है? नहीं होता है। तो अगर संख्या आपकी 1790 से बड़ी हो जावे, अगर आपकी संख्या जो है वो 1790 से बड़ी हो जावे, उस स्थिति में हम क्या करते हैं? उस संख्या को छोटा करते हैं, उस टाइम को छोटा करते हैं। 18 बजने का मतलब क्या होता है? 18 बजने, जैसे 13 बज रही है, 13 बजने का मतलब 13 - 12 यानी 1 बज रही है। 14 बज रही है, 14 में से 12 गए 2 बज रही है ना। जैसे 15 का टाइम हो रहा है, 15:00 हुए, 15 बजने का मतलब होता है 15 - 12 यानी 3 बज रही है। 18 बज रही है, 18 बज रही का मतलब क्या होता है? 18 - 12 यानी 6 बज गई, है ना। 22 बज रहे हैं, 22 बज रहे हैं, इसका मतलब क्या है? 22 - 12 यानी 10 बज रहे हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ आपके 6:26, है ना। अब तो इसको माइनस कर सकते हैं हम। ऐसा हमें कब करना है? जब हमारी संख्या जो है वो 1790 से भी बड़ी हो जाए। ओके, अब इसको आगे सोल्व करते हैं। इसको मैंने माइनस कर लिया 1790 में से, कितना आएगा बताइए? 10 में से 6 गए तो 4, 8 में से 2 गए तो 6, ठीक है। 17 में से 6 गए तो 11, यानी 11:64। क्या कभी 11:64 होते हैं क्या? नहीं होते हैं। हम 1 घंटा इधर दे देंगे, 60 मिनट इधर देंगे तो यहाँ पर 12 बज जाएगी और इधर कितने मिनट बचेंगे? इधर केवल 4 मिनट बचेंगे, ठीक है। हम इसकी बात करते हैं 22:38। तो बताइए 22:38 तो 22 बजती है क्या?
बजती तो है, लेकिन उसका मतलब क्या होता है, तो 22 माइनस 12 यानी कितनी बज रही है, इसको हम कह सकते हैं 10:38। और 10:38 का मतलब ये होता है कि आप इसको किस में से माइनस कर सकते हो, 1790 में से अगर आपको जल प्रतिबिंब निकालना है तो कर दिया माइनस, कितना आएगा, 10 में से 8 गए तो 2, 8 में से 3 गया तो 5 और 7, ये आपका आंसर कितना आएगा, 7:52। ठीक है, इस तरह से हम अगर आपको जल प्रतिबिंब या दर्पण प्रतिबिंब के बारे में पूछे तो आपको जो तरीका बताया गया, जो ट्रिक बताई गई है, उसकी सहायता से आप आसानी से उसको निकाल सकते हो। ओके, अब हम चलते हैं कुछ अच्छे और नए क्वेश्चन की ओर। एक नया प्रश्न आपके सामने लिखा है। प्रश्न के अंदर आपसे क्या पूछा गया है, दर्पण प्रतिबिंब निकालना है। किसका निकालना है, 8:47। लेकिन इसमें एक कंडीशन दे रखी है, आपकी जो घड़ी है वो घड़ी दर्पण के सामने कैसी रखी हुई है, उल्टी रखी हुई है। ठीक है ना, तो अगर ये घड़ी जो है वो दर्पण के सामने सीधी रखी होती है तो हम क्या करते हैं, फटाफट आंसर निकाल लेते हैं, 1160 या फिर किस में से माइनस करते हैं, 2360। ये फॉर्मूले बताए दर्पण प्रतिबिंब के लिए आपको मैंने। लेकिन अगर जब घड़ी दर्पण के सामने उल्टी रखी है, जब घड़ी दर्पण के सामने उल्टी रखी है तो आपको दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए आपको किसके फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, आपको जल प्रतिबिंब के फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। ठीक है ना, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। यानी आपको आंसर जो निकलेगा वो या तो 590 में से माइनस करने पर निकलेगा या फिर वो 1790 में से माइनस करने पर निकलेगा। अगर घड़ी पानी के सामने उल्टी रखी हुई और जल प्रतिबिंब पूछे तो सूत्र क्या लगेंगे, 1160 और 2360। अगर घड़ी कांच के सामने उल्टी रखी हुई है और आपको दर्पण प्रतिबिंब पूछ लेवे तो फॉर्मूले क्या लगाने, 590 और 1790। इस चीज़ का ध्यान रखना, दोनों फॉर्मूले क्या हो जाते हैं, एक दूसरे में एक्सचेंज हो जाते हैं। तो मैं इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। तो आपके सामने जो चीज़ लिखी हुई है, जो मैंने यहाँ पर इसको समझाया है, उसको ध्यान से देखिएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस लाइन को सुनिएगा ध्यान से। जब घड़ी दर्पण के सामने उल्टी रखी है और दर्पण प्रतिबिंब निकालना है तो जल प्रतिबिंब के सूत्र का उपयोग करेंगे। यानी दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए संख्या को या तो 590 या फिर 1790 में से घटाएंगे। यदि घड़ी पानी के सामने उल्टी रखी हुई है और जल प्रतिबिंब निकालना है, उस स्थिति में समय को या तो हम 1160 में से या फिर 2360 में से माइनस करके उत्तर को प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो उसी कड़ी में आप मुझे बताइए, दर्पण प्रतिबिंब निकालना है तो यहाँ पर क्या 1160 और 2360 से आंसर निकलेगा क्या? मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, दर्पण प्रतिबिंब देखा 1160 2360 में से माइनस करके, आप अगर इसको 1160 में से माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 3:13। इस पर टिक करके आप आगे बढ़ जाओगे और आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये प्रश्न कांस्टेबल के परीक्षा के अंदर पूछा गया है। अब हमें क्या करना है, इसको किस में से माइनस करना है, उल्टी रखी हुई है तो दर्पण प्रतिबिंब के सूत्र न लगा के हम फॉर्मूला किसके लगाएंगे, जल प्रतिबिंब के। और जल प्रतिबिंब पूछा होता तो फॉर्मूला लगाते दर्पण प्रतिबिंब के। तो इसको हम माइनस करेंगे किस में से, इसको हम माइनस करेंगे 1790 में से। 1790 में से माइनस करने पर ये आएगा, बताइए कितना आएगा, ये आएगा आपका 9:43। ये इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। क्लियर है, पॉइंट क्लियर है आपके? ओके, तो ये पॉइंट आप हमेशा याद रखिएगा। थैंक यू।